हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जीएसटी के ऊपर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और इसमें चूँकि प्रैक्टिकली इस चीज़ से मैं एक्सपोज्ड हूँ और प्रैक्टिकल चीज़ों को मैंने हैंडल किया, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये बात शेयर की जाए। दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर चूंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है काफ़ी स्लो में और आप इसको फास्ट स्पीड पे करके देख सकते हैं, तो स्पेशली आज जो बात करने वाले हैं दोस्तों, वो जीएसटी में हम लोग बात करने वाले हैं जो नॉन फाइलर्स हैं, यानी कि जो जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं या डिले करते हैं या फाइल मतलब रजिस्ट्रेशन लेके वो छोड़ देते हैं, यानी कि अपना कुछ पर्टिकुलर काम निपटाने के बाद वो जीएसटी से कोई सरोकार उनका नहीं होता। तो उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं और यहाँ पे जो प्रैक्टिकल मैंने चैलेंजेस फेस किए हैं उसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये है कि जहां पे असेसमेंट किया जाता है नॉन फाइलर्स का सेक्शन 62 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में, वहां पे हम बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मान लीजिए कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, टैक्सेबल पर्सन है, रजिस्टर है और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के बाद वो अपनी जीएसटी रिटर्न को अब फाइल नहीं करते हैं, यानी कि बात करें अगर रेगुलर स्कीम की तो 6 टैक्स पीरियड के लिए अगर वो फाइल नहीं करते हैं तो वहां पे उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। ये तो कैंसिलेशन का अपना मुद्दा। लेकिन कंपोजिशन स्कीम में 2 कंसेक्यूटिव जो क्वार्टर हैं उनका फाइल नहीं करते, तो वहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका सो मोटो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ऑफिसर यानी कि खुद से कैंसिल कर देता है। लेकिन अब यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप अपनी जीएसटी लायबिलिटी से मुक्त हो गए। जीएसटी की लायबिलिटी आपकी प्रॉपर बनी हुई है उस पीरियड तक और उसकी रिकवरी कभी भी इनिशिएट की जा सकती है। डिमांड नोटिस आपके ऊपर कभी भी उसका इशू किया जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मान लीजिए आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है लेकिन अपनी जीएसटी रिटर्न आपने काफ़ी समय से फाइल नहीं किया है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि सेक्शन 46 में जो है जीएसटी डिपार्टमेंट आपको एक नोटिस इशू करती है और आपसे वो डिमांड करते हैं कि इस नोटिस इशू होने के 15 दिन के अंदर, यानी कि 15 डेज का आपको टाइम दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर जो आपने जीएसटी फाइल नहीं किया रिटर्न जिस भी टैक्स पीरियड का, वो सारा आप फाइल करके खत्म करिए। ठीक है, अब चूंकि जीएसटी रिटर्न जब फाइल करेंगे डिले हो चुका है तो वहां लेट फीस का भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा और अगर टैक्स वगैरह आपका कैलकुलेट होके आता है तो वहां पे लेट फीस के साथ इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सेक्शन 46 की तड़ातड़ धड़ाधड़ नोटिस डिपार्टमेंट आपको देती है जब तक आप उसे फाइल नहीं कर देते हैं और 15 डेज का रिलैक्स दिया जाता है ताकि 15 दिन के अंदर आप उस रिटर्न को अपना फाइल कर लें। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि नोटिस आने के बाद भी आप कुछ भी उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, कोई भी रिटर्न्स वगैरह फाइल नहीं करते, अपना सेल्स वगैरह डिक्लेयर नहीं करते, तब ऐसे केस में क्या होता है, अब यहीं से समझने की जरूरत है। तो इस केस में पहले मैं बता दूं कि जहां पे नॉन फाइलर्स के असेसमेंट की बात होती है उनका असेसमेंट ऑर्डर पास होने के लिए 5 साल का टाइम होता है जीएसटी डिपार्टमेंट के पास। यानी कि किसी फाइनेंशियल ईयर का अगर डिफॉल्ट है तो उस फाइनेंशियल ईयर की जो एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होती है सेक्शन 44 में, उस ड्यू डेट से 5 ईयर के अंदर वो असेसमेंट ऑर्डर आपके ऊपर पास कर देंगे। अब देखो एक बात यहाँ पे समझो, आप जब वो असेसमेंट ऑर्डर पास करेंगे तो अवेलेबल इंफॉर्मेशन के आधार पे वो आपका असेसमेंट ऑर्डर पास कर देंगे। अब उनको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? पहली चीज तो ये है कि जो आपने इंफॉर्मेशन यानी कि अपना बैंक डिटेल जो आपने जीएसटी में दे रखा है, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते ही वो तुरंत जो है आपकी बैंक की डिटेल जो है डिमांड करते हैं। तो जो बैंक डिटेल आपने दे रखा है या आपके पैन पे अवेलेबल जो भी बैंक अकाउंट हैं, उस इंफॉर्मेशन को वो गैदर कर लेंगे और उस इंफॉर्मेशन के बेस पर आपका वो टैक्स डिटर्मिनेशन करके आपको DRC 07 में वो जो है उसको आपको फर्निश कर देंगे, यानी कि आपके पोर्टल पे दे देंगे DRC 07 और उसमें DRC 07 में जो होगा वो समरी ऑफ टैक्स लायबिलिटी होगी कि वो कितना टैक्स कैलकुलेट किया गया है और कितना जो है फीस वगैरह है या इंटरेस्ट वगैरह है। हालांकि इंटरेस्ट आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट का जिक्र वो अपने जो समरी ऑर्डर होती है उसमें नहीं करते हैं। ठीक है, नॉर्मल केस में।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो DRC 07 इशू किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, ये कुल मिला जुला के एक तरीके का बेस्ट जजमेंट ऑर्डर होता है, ठीक है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है, और उस असेसमेंट के बेसिस पर वो DRC 07 आपको इशू कर देते हैं। अब DRC 07 इशू करने के बाद अब ऐसे केस में क्या होता है कि मान लीजिए DRC 07 आज इशू हो गया, ठीक है, और उसके आज इशू होने के 30 दिन के अंदर अगर अपनी सारी वैलिड रिटर्न जो भी हैं उसको रिटर्न्स को वैलिड कर देते हैं, यानी कि फाइल कर देते हैं, तो आपका जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो रहा है वो प्रोसीडिंग ड्रॉप हो जाएगी। पहली चीज़ तो ये भी आपके लिए क्लियर मैं कर दूं, ठीक है, वहाँ पे असेसमेंट आपकी ड्रॉप हो जाएगी और कोई भी इनिशिएटिव वहाँ पे नहीं लिया जाएगा। लेकिन अब कुछ केसेस में लोग क्या करते हैं कि उनकी टर्नओवर होती है लेकिन वो नील रिटर्न अपनी फाइल करते हुए चले जाते हैं। तो नील रिटर्न फाइल करना अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आप जो है टर्नओवर कर रहे हैं, यानी कि सेल्स आपकी है, सप्लाई आपकी है, तो आप अपनी सप्लाई को डिक्लेयर करिए कंप्लीटली और उसको जो रिस्पेक्टिव टैक्स कैलकुलेट होता है उसको आप पेमेंट करिए, ठीक है। आप नील रिटर्न फाइल मत करिए क्योंकि इसका भी असेसमेंट आगे चल के होना ही होना है, ठीक है। क्योंकि जीएसटी एक ऐसा ट्रैप है जहां पे आपने कॉम्प्लायंस करने में डिले कर दिया, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में डिले कर दिए या रिकॉर्ड्स मेंटेन ही नहीं किए, किसी भी तरीके का अगर गुनाह आपने कर दिया, ठीक है। अब गलती अगर है तो वहां पे क्षमा किया जाएगा, आपको क्षमादान दिया जाएगा, लेकिन गलती के बजाय आपने गुनाह कर दिया तो गुनाहों की हमेशा सजा होती है, गलतियों की सजा नहीं होती, गलती माफ कर दी जाती है। तो यहाँ पे गुनाहों की सजा आपको दी जाएगी। तो आप अपना जो है कुल मिला जुला के जीएसटी का कॉम्प्लायंस कंप्लीट करिए जिसका भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट अब फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 19, 19, 20 इनका जो है अब असेसमेंट करना शुरू कर दिए और इसकी नोटिसेस वो देना शुरू कर दिए हैं ASMT में, ठीक है। तो अब कोशिश ये यहाँ पे करनी है आपको कि पूरे पहली चीज़ तो ये है अपनी पूरी अकाउंटिंग सिस्टम को सही करिए। आपका अकाउंटिंग सिस्टम अगर सही है तो कोई भी इंफॉर्मेशन आप जनरेट आसानी से कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंटिंग सिस्टम नहीं सही है तो कोई भी प्रॉब्लम, अगर जीएसटी डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम आपकी फाइलिंग में है और वो आपको डिमांड की नोटिस देते हैं, किसी भी सेक्शन में देते हैं वो, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपकी अगर अकाउंटिंग नहीं है तो आप ट्रैक ही नहीं कर पाओगे कहाँ से क्या प्रॉब्लम चल रही है। अब जीएसटी डिपार्टमेंट कुल मिला के पोर्टल की इंफॉर्मेशन पे रिलाई करके वो आपको जो है नोटिस वगैरह देते हैं। अगर उनको पोर्टल पे कुछ अनजेन्युइन सा लगा, कुछ अनयूजुअल सा लगा, तो वो कुल मिला जुला के आपको उसका नोटिस देंगे। अब नोटिस तो उन्होंने दे दिया, लेकिन आपके पास अब उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि उस इंफॉर्मेशन को कहाँ से निकाला जाए, तो ऐसे केस में वो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है, ठीक है। तो अपना अकाउंटिंग सिस्टम, अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करिए प्रॉपर तरीके से, और कोशिश ये करिए जिससे आप सप्लाई लेते हैं, यानी कि जिससे आप परचेज करते हैं, इंश्योर करिए कि वो अपना जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहा होगा। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप परचेज करके ले आते हैं, वहाँ से जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं होती, इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे सप्लाई नहीं होता, यानी कि आपके पोर्टल पे रिफ्लेक्ट नहीं होता वो, और ऐसे केस में क्या होता है, आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बन जाती है और बेवजह का यहाँ पे आपको फाइनेंशियल बर्डन उठाना पड़ता है, यानी कि ज़बरदस्ती पैसे जमा करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 19 में यही हुआ कि लोगों ने बिल के बेस पर जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है बुक किया, लेकिन 2A 2B में वो चीज़ दिख नहीं रही है, तो उसके बेस पर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जब डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तो वहाँ पे स्क्रूटनी असेसमेंट डिपार्टमेंट करवा देती है, ठीक है। तो स्क्रूटनी असेसमेंट वहाँ पे हो जाता है डिफरेंसेस के केस में। लेकिन यहाँ पे स्पेशली नॉन फाइलर्स के लिए ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो अपनी जीएसटी रिटर्न को फाइल ही नहीं करते भाई, उनके लिए है ये, क्योंकि DRC 07 से बचिए, टैक्स लाइबिलिटी से बचिए, क्योंकि ऐसे केस में क्या होगा कि आप पूरी तरह से ट्रैप में आ जाएंगे। अब DRC 07 जब इशू हो जाएगा ना, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के अंदर उस लाइबिलिटी को पेमेंट करना पड़ेगा। अब अगर पेमेंट नहीं करते हैं, आप बहुत केयरफुली समझिए, उसके बाद भी अगर पेमेंट नहीं करते, तब यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट क्या करती है, सेक्शन 79 में जो है वो रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देती है। अब रिकवरी वो कहीं से भी कर सकती है। पहले तो उनका अटैक होगा आपके बैंक अकाउंट पे, आपकी एफडीज पे,
आपके शेयर्स पे, आपकी सिक्योरिटीज पे, आपके म्यूचुअल फंड पे, आपके LIC पे, इन सब चीज़ों पे उनका अटैक पहले होगा। जो लिक्विड अवेलेबल है उस पे पहले वो अटैक करेंगे और वहां से रिकवरी करने की कोशिश करेंगे। या प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं, अभी अभी हमारे क्लाइंट का जो है बैंक अकाउंट सीज किया गया। उनके बैंक से जो है पैसे उन्होंने विड्रॉ कर लिए। विड्रॉ का मतलब उतना विड्रॉ किया जितनी टैक्स लायबिलिटी थी, बाकी पैसा वो छोड़ देंगे। ये नहीं कि पूरा बैंक अकाउंट लेके भाग जाएंगे। वो जितनी टैक्स लायबिलिटी GST की होगी, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फीस वगैरह मिला के, ठीक है, वो सारा वो क्या करेंगे, सीज कर लेंगे, बाकी पैसा आपका छोड़ देंगे। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जो भी अवेलेबल बैंक अकाउंट्स उनको मिलेंगे वो सारे बैंक को एक लेटर सेंड करेंगे कि भाई इस बैंक को हम सीज कर रहे हैं, बैंक अकाउंट को, और चूंकि ये प्रॉब्लम है, इस तरीके से 79 में प्रोसीडिंग के तहत ये चीज ऐसे की जा रही है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करेगा, बैंक भी जो है आपके जो बैंकिंग सिस्टम है उसका जो फंक्शन है उसको स्टॉप कर देगा, क्योंकि उसको गवर्नमेंट से ऑर्डर मिल गया है, ठीक है। तो अब बैंक भी जो है गवर्नमेंट ऑर्डर को फॉलो ही करना है उनको, तो वो आपके बैंक अकाउंट को सीज कर देंगे। अब GST वाले क्या करेंगे, उतना अमाउंट जितनी रिक्वायर्ड है उनको, जो DRC 07 में उन्होंने दे रखा था, उतना सीज करने के बाद आपका बैंक अकाउंट फ्री कर देंगे, ठीक है। या हो सकता है कुछ समय तक सीज रहे, ठीक। अब उसके लिए क्या होगा कि आगे प्रोसीड करना होगा, आपको GST डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा और जो भी प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, उसे फॉलो करना होगा अपने बैंक अकाउंट को ओपन कराने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे घटनाएं घट जाती हैं और धीरे धीरे समय बीतता जाता है और आप ध्यान नहीं रखते इन चीज़ों का। तो कोशिश करिए इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए और प्रॉपर तरीके से अपने GST लॉ को फॉलो करिए, कॉम्प्लायंस करिए, और ये सारी जो परेशानियां आती हैं भविष्य में, उससे आप बचिए। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।